नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे विश्वसनीय शो ऐलान-ए-जंग। बिहार के छपरा में बूथ नंबर 318 पर कल वोटिंग के दौरान हल्की झड़प की घटना हुई, लेकिन इस झड़प ने अगली सुबह हिंसा का रूप धारण कर लिया। आज सुबह चाय की दुकान पर बीजेपी और आरजेडी के समर्थकों में भिड़ंत हो गई और इसी भिड़ंत में गोली चली, जिसमें आरजेडी के एक समर्थक की जान चली गई। 2 जख्मी हैं। लाठी, डंडा और पत्थर। खूनी कांड का क्या है चुनावी फैक्टर? सीधे छपरा से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जहां हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। सोमवार शाम की ये तस्वीरें हैं। आरजेडी के उम्मीदवार और लालू यादव की बेटी सारण लोकसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 318 पर पहुंची थी। यहीं पर बूथ नंबर 319 भी है। बीजेपी समर्थक के साथ रोहिणी की कहासुनी हुई और फिर माहौल गरमाने लगा। वायरल हो रहे वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि रोहिणी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखते ही देखते बीजेपी के समर्थक नारेबाजी करने लगते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बूथ नहीं छपाएगा। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। 405। ये मिला के 2 बार हो गया। टाइम ओवर हो गया। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। ये मिला के 2 बार हो गया। 2 बार आ गया। और फिर कुछ देर बाद ही गाड़ी में बैठकर रोहिणी निकल जाती है। बूथ नहीं छपाएगा। बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए। आप जाइए। देख रहे हैं ना उनको, देख रहे हैं ना कितने हाथ में है। यहाँ तक तो सब कुछ बेहद ही सामान्य दिख रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सारण के सियासी रण को खूनी रंग में रंग दिया। पहले कल शाम की इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें आरजेडी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। सबके मार, सबके मार, सबके मार, सबके मार, मार सबके, सबके मार, सबके मार, मार। किसी के हाथ में ईंट है तो कोई लाठी डंडा लिए हुए दिख रहा है। पुलिस को घटना की सूचना मिली तो एसपी से लेकर कलेक्टर तक भागे भागे तेलपा मठिया के बूथ पर पहुंचे। बाद में एबीपी न्यूज की टीम भी पहुंची। रिपोर्टर आशुतोष ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थानीय लोगों से बात की और पूरा माजरा समझने की कोशिश की। ये देखिए, ये बूथ है सारण लोक निर्वाचन क्षेत्र का। इसी बूथ पे वो आई थी और आने के बाद जो है यहाँ विवाद बढ़ा है। दोनों समर्थकों के बीच जो है, ये देखिए ईंटा बड़ा चलाया गया है। ईंटा भी ये चलाया गया है। जो कि देखिए, ये सोलंकी बीएड कॉलेज है। यहाँ देखिए आप, ईंटा यहाँ गिरा हुआ आपको दिखेगा। यहाँ से आप पूरा देखेंगे तो पत्थरबाजी जो हुआ है, पूरा आपको ईंटा गिरा हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ ये पूरा इलाका जो है आपको ईंटा गिरा हुआ है। क्या पूरा घटना हुआ है, क्या हुआ है? रोहिणी आचार्य पहली बार 2:30 बजे आई और अपने समर्थकों को उकसा करके चली गई। काफी तनावपूर्ण माहौल हो गया। फिर दोबारा 5:30 बजे वो आई अपने 25-30 समर्थकों के साथ, सीधे बूथ में घुस गई और अपने समर्थकों को उकसाई है। किस बात को लेकर झड़प शुरू हुई?
वो कह रही थी किसी तरह बूथ किसी तरह डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ पोलिंग नहीं हो। ये आप देख सकते हैं, इनको मारा गया है। ये कपार देखिए इनका फटा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए घटना जो हुई है उसके बाद देखिए चोट लगा है इन्हें। इलाके में सोमवार की शाम के बाद से स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन प्रशासन को शायद इस बात की भनक नहीं थी कि अगले दिन की सुबह छपरा में खूनी संघर्ष हो जाएगा। सुबह सुबह जब लोग नींद से जागे तो पता चला कि आरजेडी और बीजेपी के समर्थकों में हिंसक झड़प हुई है, गोलियां चली हैं और जाने गई हैं। कितना लोग का गोली लगा है? 3 आदमी का गोली लगा है। अच्छा, और ये कि डेट कितना लोग का हुआ? एक आदमी का हुआ है ऑन द स्पॉट ही, और एक आदमी का ब्रेन में लगा है, ब्रेन में लगा है। छपरा के इसी भिखारी चौक पर सुबह आरजेडी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हो गए। ये जो तरबूजों का ढेर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां एक काले रंग की बाइक टूटी हुई है, ठीक इसी जगह पर सुबह गोलियां चली। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सुबह कुछ लोग चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। इस दौरान एक पक्ष से कुछ लोग आए और दूसरे पक्ष के लोगों को धक्का दे दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ा और फिर इतनी बड़ी घटना हो गई। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशुतोष आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पारामिलिट्री फोर्स, पूरा फोर्स उतार दिया गया है, सेंट्रल फोर्सेस को उतारे गए हैं। और आप हमारे पीछे देखेंगे तो स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। पुलिस की टीम लगातार कैंप कर रही है। आप देखेंगे तो यहाँ लगातार पुलिस की टीम कैंप कर रही है। पूरी घटना पर डीएमएसपी नजर बनाए हुए हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं। ये भिखारी ठाकुर चौक का ये पूरा इलाका है। यहाँ देखिए आप लगातार वाहन से पुलिस उतर रही है। पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। आप देखिए पुलिस अधीक्षक और डीएम लगातार कैंप कर रहे हैं। चुनावी संघर्ष में जिन लोगों को गोली लगी वो आरजेडी के समर्थक हैं। गोली चलने की सूचना मिली तो आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पटना के पीएमसीएच पहुंची। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग, उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? रोहिणी आचार्य बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगा रही हैं। पुलिस ने भी गोली चलाने के आरोप में रमाकांत सोलंकी नाम के बीजेपी समर्थक को गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ है? फिलहाल छपरा शहर और सारण जिले में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और जिले में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। व्यक्ति को गोली लगी है, जिनमें से एक की मृत्यु हुई है। पुलिस लगातार यहाँ पे घटना स्थल पर कैंप कर रही है। जो हमें प्रारंभिक सूचना है उसके अनुसार अभी डिटेन किया है। जैसे हमें पुख्ता सबूत मिलेंगे उनको अरेस्ट करेंगे। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इलाके में शांति बहाल की जाए, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रशासन के बिहार पुलिस समेत जो बीएमपी के जवान हैं उनका जो मार्च है वो अब सड़क पर निकल चुका है और इसके साथ कैसे यहाँ के माहौल को शांत किया जाए इसके लिए स्थानीय प्रशासन काम कर रही है। निश्चित तौर पर बड़ी घटना और घटना के बीच अब जो मार्च है प्रशासन का वो देखा जा सकता है। लेकिन ये घटना छपरा पुलिस की नाकामी ही कही जाएगी। कल शाम को जब दोनों दलों के समर्थकों में हिंसक झड़प हुई तो फिर प्रशासन ने इस इलाके की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? पुलिस अगर कल शाम से ही सतर्क रहती तो शायद ये गोलीकांड नहीं होता। तो छपरा कांड पर राजनीति तेज हो चुकी है। एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाने में जुटी हुई हैं। हिंसा के लिए बीजेपी आरजेडी को जिम्मेदार बता रही है तो आरजेडी बीजेपी को घेरने में जुटी है। महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी के गीत संगीत के जरिए उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, लेकिन उसी भिखारी ठाकुर के नाम पर रखे गए छपरा के इस चौक पर सामाजिक ताना बाना टूट गया और मंगलवार की सुबह ये चौक खूनी जंग के लिए बदनाम हो गया। आरोप है कि बीजेपी और आरजेडी के समर्थकों में इस चौक पर आज सुबह खूनी भिड़ंत हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। छपरा गोलीकांड पर राजनीति गर्म है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा।
कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य इस सीट से आरजेडी की उम्मीदवार है और सोमवार को बूथ नंबर 18 पर उनके 2 बार जाने की वजह से इलाके में तनाव की स्थिति बनी। बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाया कि छपरा में हिंसा तभी होती है जब आरजेडी हार रही होती है। छपरा में जो हिंसा दिखता है आपको, इसकी जांच होनी चाहिए कि हिंसा ये वाला शुरू कहाँ है। कल पूरे दिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग जहां जहां मौका मिला वहां तांडव करते रहे, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के हाथ तोड़े। रोहिणी आचार्य कह रही है हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई, बीजेपी के गुंडे हैं। उनके शब्दों पर तो उनका कोई नहीं है, कुछ दिन के लिए आए हैं, वापस चली जाएंगी। 5वें चरण के चुनाव के बाद पहली बार इस तरह की हिंसा बिहार में हुई है। विपक्ष, स्थानीय प्रशासन, सरकार और बीजेपी को घेर रहा, जबकि सत्ताधारी गठबंधन घटना के लिए आरजेडी को जिम्मेदार बता रहा। ये घटना के जिम्मेवार कौन लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग जो सत्ता के दम पर, शासन प्रशासन के बल पर चाहते हैं वोट पर कब्जा करना, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। और लोकतंत्र में जनता वोट की चोट से ही अपने जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाती है। इस तरह का खेल कौन खेलता है या पूरे बिहार की जनता को पता है। कल जितनी घटनाएं घटने का प्रयास किया गया कई जगह पे, उसमें कौन लोग शामिल थे वो तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और निश्चिंत रहिए, कोई को बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से लगातार फिर से राजद संस्कृति लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम फिर से बूथ कब्जा और बूथ पे दबंगई से चुनाव जीतेंगे, तो अब वो पुराना वाला बिहार नहीं है। घटना के बाद अब छपरा में पुलिस सतर्क है और इलाके में शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। और आइए अभी सीधे रुक करते हैं वाराणसी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। आज बाबा विश्वनाथ का है, लेकिन व्यवस्था माता अन्नपूर्णा ही चलाती है। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माई है। मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। और इस आज आयोजन में इतनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। आप सभी समय निकालकर यहां आई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मैं पार्टी के प्रचार में कितना भी व्यस्त होता हूं, लेकिन बनारस को लेकर हमेशा बहुत निश्चिंत रहता हूं। मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग संभाल रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा, इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में जाना होता है, गांवों में जाना होता है, बूथ पर जाना होता है, और इसलिए मेरा एक सुझाव है, कितना ही काम करिए लेकिन पानी बहुत खूब पीजिए, साथ में पानी हमेशा रखिए, और कभी भी बिना खाए घर से निकले नहीं।
मेरा लंबे समय का अनुभव है, इसलिए मेरी सलाह आपको जरूर काम आएगी। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई है। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। तो ऐलान जंग देख रहे हैं आप। और अब बात बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की, जो ओडिशा की पूरी सीट से मैदान में है। और इस सीट पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया और इस रोड शो के बाद संबित पात्रा ने एक बयान दिया जो उनके और पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन गया है। विपक्ष ने इस बयान को मुद्दा बना दिया है, तो संबित पात्रा प्रायश्चित कर रहे हैं। को देखिबा पाई लक्षाधि लक्ष लोक आछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल करि पारुनी। आ मते लागुची ये सब ओडियांक पाई आज गोटे बहुत विशेष दिन। मोदी भक्त जगन्नाथ। ओडिशा के पुरी से बीजेपी उम्मीदवार और पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा के इस बयान के बाद से ही सियासी गलियारों में उनकी खूब मजम्मत हो रही है। मोदी को देखिबा पाई लक्षाधि लक्ष लोक आछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल करि पारुनी। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान अति उत्साह में भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त बताने वाले संबित पात्रा अब अपने किए की माफी मांग रहे हैं। 3 दिनों तक उपवास रखने का ऐलान कर चुके हैं। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है। मैं तो खुद उनका भक्त हूँ। पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। संबित ने माफी तो मांगी, लेकिन तब तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। पहले राहुल गांधी और फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर बीजेपी से पूछा, क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? सियासी गलियारों में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बनाकर संबित ने बीजेपी के लिए पुरी में सेल्फ गोल कर दिया है, क्योंकि विपक्ष अब पूरे आक्रामक तरीके से बीजेपी पर चौतरफा वार कर रहा है। भगवान जगन्नाथ मोदी भक्त इस तरह का बयान संबित पात्रा ने दिया है। पागल है वो। भगवान जगन्नाथ मोदी भक्त इस तरह का बयान संबित पात्रा ने दिया है। पागल है वो। ये गुनाह है, ये पाप है और माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए, जो अपने आप को आजकल खुद भगवान का दूत बनाने लगे हैं। किस हिम्मत से मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का दूत हूं? क्या हो क्या गया इन लोगों को भाई? मैं ये जानना चाहती हूं। इतना घमंड, इतना अहंकार कि आपने हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा। इधर बीजेपी संबित पात्रा के इस बयान के बाद बैकफुट पर नजर आ रही है। सवाल तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब ना उगलते बन रहा है ना निगलते। संबित पात्रा जी ने बहुत विस्तृत तरीके से और उस पर अपना बयान दिया है, स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि इतने बाइट्स देने के बाद, इतने इंटरव्यूज देने के बाद एक स्लिप ऑफ टंग है और उन्होंने गलती से ये बोला है और इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है। तो अक्सर पब्लिक डोमेन में पूरे फैक्ट के साथ पार्टी का पक्ष रखने वाले संबित पात्रा की जुबान आखिर कैसे फिसल गई? इसका जवाब पुरी में सोमवार को हुआ पीएम का ये रोड शो था। रोड शो को भव्य बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तैयारी की थी। हर ओर भगवा ही भगवा छाया था। इस दौरान किसी क्षेत्रीय न्यूज चैनल से बात करते हुए संबित पात्रा की जुबान फिसल गई। मोदी को देखिबा पाई लक्षाधि लक्ष लोक आछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ।
संबित पात्रा के मैदान में होने से पूरी सीट इस चुनाव में हॉट सीट है। वैसे इस सीट पर 1998 से ही बीजेडी का कब्जा है। बीजेपी के लिए पूरी सीट के मायने क्या हैं? जरा इसे 2019 के चुनावी आंकड़ों से समझिए। साल 2019 में भी संबित इस सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। तब बीजेडी के पिनाकी मिश्रा को 5,38,000 और बीजेपी के संबित पात्रा को 5,26,000 वोट मिले थे। 11,714 वोटों से संबित को हार का मुंह देखना पड़ा था। चुनाव हारने के बाद भी संबित पात्रा 5 सालों तक पुरी में मेहनत करते रहे, लिहाजा पार्टी ने एक बार फिर संबित पात्रा पर दांव खेला है। पुरी में बीजेपी से संबित पात्रा हैं, तो बीजेडी ने इस बार अरूप पटनायक को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से जय नारायण पटनायक चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। विपक्ष ने कुल मिलाकर पुरी की लड़ाई को भगवान बनाम भक्त का बना दिया है, जिसके केंद्र बिंदु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन 4 जून को आने वाले नतीजों में साफ हो जाएगा कि बयान का कुछ असर भी है या सिर्फ राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं वाराणसी का। प्रधानमंत्री नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने कुछ महीने पहले ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। यहां बनारस में 2000 से ज्यादा घरों में सोलर प्लांट लग चुका है। इससे भी लोगों के बिजली बिल में महीने के 2 से 2,500 रुपये बच रहे हैं। मतलब साल का 25 से 30,000 रुपया बच रहा है। 4 जून के बाद आपके आशीर्वाद से जब नई सरकार बनेगी तो इसका विस्तार होगा और हर परिवार को 75,000 रुपया ये सोलर पैनल के लिए दिया जाएगा और आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। माताओं बहनों, इंडी गठबंधन के नेता खुलेआम कहते हैं कि हिंदुओं में जो शक्ति है ना, वो शक्ति का मैं विनाश करके रहूंगा। शक्ति के विनाश की बात करते हैं, लेकिन 4 जून के बाद मोदी सरकार वे तो शक्ति का विनाश चाहते हैं, मोदी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा। मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद से लगातार नई ऊर्जा मिलती रहती है। न थकता हूं, न रुकता हूं, यही सपना लेकर चलता हूं। तो वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बिहार आपको एक बार फिर लिए चलते हैं, जहां पर शिवहर एकमात्र ऐसी सीट है जहां दोनों प्रमुख गठबंधन ने महिला उम्मीदवारों को उतारा है। एक तरफ बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद है, तो दूसरी तरफ पंचायत से पार्लियामेंट का सपना लेकर मैदान में उतरी आरजेडी की ऋतु जायसवाल। ऋतु खुद ड्राइव करके अपना प्रचार कर रही हैं, जो वायरल हो रहा है। मैम देख रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, और प्रचार भी गाड़ी से खुद चला करके कर रहे हैं। गाड़ी चलाना खुद सीखे थे या ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग किए थे? नहीं, किसी ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग नहीं लिया। सब कुछ मेरा नेचुरल है। घर में गाड़ी थी तो सीख लिया धीरे-धीरे चलाना। ये और राजनीति करना कैसे सीखी फिर? क्योंकि आप पंचायत से चली है, एमपी तक का सफर पूरा होने वाला है, तो इसमें क्या राजनीति सीखी थी किसी से? राजनीति तो मैंने आज तक सीखी नहीं है। मुझे राजनीति करनी नहीं आती है। मैंने सेवा भावना मेरे अंदर है, और उसी सेवा भावना के तहत जब मेरे पति सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कमिश्नर एज ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पोस्टेड थे दिल्ली में,
केंद्रीय सतर्कता आयोग में, उस वक्त मैं गांव से गुजर रही थी बिहार के, और उस गांव के हालात को मैंने देखे और मैंने मुखिया बनने का निर्णय लिया। मुझे नहीं पता, मेरे घर में कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई राजनीतिक पहले से राजनीति में हो ऐसा नहीं है। ठीक है। और ये आपके सामने एक जो उम्मीदवार है वो एक दबंग छवि बाहुबली की वाइफ है, तो कितना चुनौती है इस चुनाव में आपके लिए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको आज भी लगता है कि वो बूथ लूट लेंगे या डरा धमका करके वोट ले लेंगे। शिवहर का मुख्य मुद्दा कुछ शिवहर का मुख्य मुद्दा यहाँ के रेलवे की कनेक्टिविटी का है। पुल का मैं यहाँ पे प्रॉब्लम देख रही हूँ, जो कि नहीं होने से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। थोड़ा सा फासला तय करने के लिए उनको बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। रीगा शुगर मिल का मामला है, कहा था मोदी जी ने कि आएंगे तो यहाँ का चीनी का चाय पियेंगे, लेकिन 10 साल में वो चाय बनी ही नहीं। उद्योग धंधे नए खुलने तो दूर की बात है, जो चल रहे थे वो भी बंद हो गए। और आइए एक बार फिर से वाराणसी लिए चलते हैं आपको और प्रधानमंत्री का संबोधन सुनते हैं। घर घर में हमें इन विकास कार्यों की बात पहुंचानी है। इनसे यहां रोजगार के भी नए मौके बने हैं। पिछले 2.5 साल में 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आए हैं। 16 करोड़ लोग आने से हर प्रकार का कारोबार बढ़ता है। आज पूरे बनारस में दुकानों का, जमीनों का, होटलों का, होमस्टे का रेट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा बनारस के ही लोगों को हो रहा है। फूल बेचने वाला भी कमा रहा है, खिलौने बेचने वाला कमा रहा है, साड़ी बेचने वाला कमा रहा है, नाव वाला कमा रहा है, ऑटो रिक्शा वाला कमा रहा है। हर एक को काशी में आपने देखा है आधुनिक बनास डेयरी खुल चुकी है। वो भी हमारे गांव के लोगों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है। इससे अकेले बनारस के ही 14,000 से ज्यादा पशुपालक जुड़े हैं। बनास डेयरी आने के बाद पशुपालकों की आमदनी सालाना 1.25 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ी है। माताओं बहनों, बनारस में नारी शक्ति के लिए इतना काम हुआ है कि उसे बताते बताते देर रात हो जाएगी। आपने इतना समय निकाला, मैं आप सभी माताओं बहनों का आभारी हूं। लेकिन याद रखिएगा, हमें हर बूथ जीतना है, हर बूथ जीतना है। जीतेंगे, जीतेंगे। हमें हर बूथ कमल खिलाना है, खिलाओगे? और ज्यादा से ज्यादा मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। मैं एक आइडिया बताऊं आपको, मतदान ज्यादा से ज्यादा कैसे करोगे? हमारी बहनें बूथ में एक एक बहन 25-30 बहनों को लेकर के निकले, थाली बजाते बजाते, ढोल बजाते बजाते, गाना गाते गाते पोलिंग स्टेशन पे जाए और 10 बजे के पहले एक पोलिंग बूथ में अगर हम 20-25 ऐसे जुलूस निकाल देंगे तो आप देखना आपके पोलिंग बूथ का सबसे ज्यादा वोटिंग हो जाएगा।